का रहा है। और उसके बाद जो है ये जो आरएसएस की जो नई पीढ़ी आई है, इन्होंने भी सांप्रदायिकता का ही काम किया है। देश में जो आपसी सद्भाव था उसको तोड़ने का काम किया है। ये हिंदुत्व की बात करते हैं, तो मुझे एक बात बताइए, अगर आप हिंदुत्व के प्रति इतने खरे हैं ना, मैं नोट कमाने के लिए शिक्षा में नहीं आया था। और भाई हमारा कुछ उद्देश्य था कि देश के युवाओं को जागरूक करना है। तो चलो नंबरों वाली बात रही, तो योगी आदित्यनाथ जी शिक्षा, रोजगार, बढ़ती हुई महंगाई और महिला सुरक्षा, इन चारों मुद्दों पे फेल रहे हैं, जिन मुद्दों पे ये सरकार बनाने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी ने। तो नंबर तो यहाँ मिलेंगे नहीं, आप कह लो 0। यादव जी, अब चुनाव का एक माहौल चल गया है और चुनाव की तैयारी जोर से हो रही हैं। इस समय चुनावी मेला जिसे कह देते हैं, जो 5 साल बाद आता है। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में जो चुनाव होने जा रहा है? देखिए, अगर पिछले चुनावी आंकड़े देखे जाएं तो अभी मैं सर्वे पढ़ रहा था कि 2011 में जब जिला पंचायत चुनाव हुए थे, उस समय बहुजन समाज पार्टी को पूरा बहुमत मिला था। और 2012 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें बहुजन समाज पार्टी को जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया और किसी दूसरी पार्टी ने सरकार बनाई। ऐसा ही 2016 में हुआ। 2016 में जो सत्ता में थी समाजवादी पार्टी, उसको जनता ने बहुत अच्छा बहुमत दिया, 63 सीटें दी थी 75 में से। और 2017 में भाजपा ने सरकार बनाई। अब 2021 में आप देखो, फिर से वही गुणागणित लग रहा है। इस बार भाजपा ने शासन प्रशासन का दुरुपयोग करके 67 सीटों पे सत्ता, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो अपने बनाए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार भी वही प्रक्रिया चलेगी और 2022 में भारतीय जनता पार्टी को जो इस प्रदेश की जनता है वो बाहर का रास्ता दिखाएगी। अब इसमें एक दूसरी चीज़ और देखने वाली है, वो ये है कि जब 2016 में जिला पंचायत सदस्य के चुनाव हुए थे तो कुल 3055 सीटों में से पिछली जो पार्टी थी समाजवादी पार्टी, उसे 2100 सीटें मिली थी, जिसमें उसके 63 प्रत्याशी जिला पंचायत अध्यक्ष बने थे। लेकिन इस बार देखने वाली जो बात है, मज़ेदार बात यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 600 प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीते हैं और 3055 में से सिर्फ 600। तो आप अंदाज़ा लगा लो कितने परसेंट इनको मैंडेट मिला, सिर्फ 20%। और 20% पे ये 90%, 85% सीटें जिला पंचायत अध्यक्ष की जीत गए। तो इसमें आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिन जिलों में 15 में से एक या दो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थी, वहाँ भी इनके जिला पंचायत अध्यक्ष जीत गए। तो शासन और प्रशासन का किस तरीके से इन्होंने दुरुपयोग किया है, ये चीज़ जनता देख रही है और जनता इस बात का जवाब इनको 2022 में देगी। और 2022 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता हमारे प्रदेश की जनता दिखाएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये भी इतिहास रहा है कि एक बार जो सत्ता में आया है और उसने अगर सही से काम नहीं किया उस पार्टी ने, तो जनता ने उसे बाहर का रास्ता दिखाया है, सत्ता से उसको बेदखल करने का काम किया है। लेकिन अरुणेश यादव जी, जिस तरीके से बात हो रही है, अभी जिला पंचायत की बात हो रही है, बीजेपी के किसी नेता से पूछो, कह रहे जी हम तो विकास पे हमने वोट मिला है, जिला पंचायत का जो वोट उन्हें कहाँ मिला? वोट उन्हें 3055 सीटों में से मात्र 600 से कम सीटों पे वोट मिला है। बाकी सीटें कहाँ गई? बाकी 2400 सीटों पे उन्हें वोट क्यों नहीं मिला? हाँ, अगर ये जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में अगर इनको पूर्ण बहुमत मिलता, 1500 से ज़्यादा सीटें मिलती, आप देख लो ना, 1200 से ज़्यादा तो निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। तो ये एक बिल्कुल क्लियर संदेश जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लहर है। आप शासन प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हो, शासन प्रशासन के दुरुपयोग को अगर आप मान रहे हो कि आपकी विजय है, आप सत्ता में आ गए हो, तो इसको मैं बिल्कुल भी उचित नहीं मानता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है 2014 से, जब से ये लोकसभा में आए हैं क्लियर मैंडेट से, तब से इनकी प्रमुखता, जो इनकी प्रायोरिटी है, वो प्रायोरिटी देश और देश की जनता ना रह के सिर्फ चुनाव और सत्ता रह गई है। क्योंकि ये 100 साल से ज़्यादा समय के भूखे हैं।
आरएसएस की जो शुरुआत है वो 1918-1920 के आसपास हुई थी और ये हमेशा अपने आप को सत्ता से पास रखने की कोशिश करते रहे। उसी का नतीजा है कि 1947 तक जब तक देश गुलाम था, इन्होंने अंग्रेज़ों की मुखबरी की और हमारे देश के जो क्रांतिकारी लोग थे और जो स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी लोग थे, इनको इन्होंने जेल में भिजवाने का काम किया, इनकी मुखबरी करके इनको मरवाने का काम किया और बाकायदा आरएसएस के कई लोग ब्रिटिश हुकूमत से पेंशन भी लेते थे और ये लिखित रिकॉर्ड में है। और इनके आरएसएस के कई बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त, फर्जी देशभक्त कहते हैं, इन्होंने बाकायदा ब्रिटिश हुकूमत से माफ़ी भी मांगी है। जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो आरएसएस के प्रमुख बने हैं गोलवलकर, इन्होंने सांप्रदायिक दंगे भड़काने के काम किए हैं। जितने भी देश में सांप्रदायिक दंगे हुए हैं तो 1960 से लेके 1980 के दशक तक उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो गोलवलकर साहब का रहा है। और उसके बाद जो है ये जो आरएसएस की जो नई पीढ़ी आई है, इन्होंने भी सांप्रदायिकता का ही काम किया है। देश में जो आपसी सद्भाव था उसको तोड़ने का काम किया है। ये हिंदुत्व की बात करते हैं तो मुझे एक बात बताइए, अगर आप हिंदुत्व के प्रति इतने खरे हैं तो फिर उत्तर प्रदेश में अभी आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है कि 6000 से ज़्यादा जो बहुजनों की आरक्षित सीटें थीं, जो भर्तियां थी, उन पे सवर्णों को आपने क्यों नौकरियां दे दी। 6000 से ज़्यादा सीटें ऐसी थी जिन पे बहुजनों को, ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के लोगों को नौकरी दी जानी थी और इन्होंने सवर्णों को नौकरियां दे दी हैं। तो यहाँ पे आपका हिंदुत्व कहाँ गया? हिंदुत्व क्या सिर्फ दिखाने के लिए, कावड़ उठाने के लिए आपका हिंदुत्व है, या फिर हिंदू मुस्लिम दंगे करवाने के लिए हिंदुत्व है? जहाँ देश में युवाओं को नौकरी देने की, रोजगार देने की बात आती है तो वहाँ पे आप अपने पार्टी विशेष या आरएसएस के लोग या मनवादी जो विचारधारा के लोग हैं, मनवादी सोच के जो लोग हैं, साम्यवादी सोच के जो लोग हैं, फांसीवादी सोच के जो लोग हैं, सिर्फ आप उन्हीं को फ़ायदा देने का काम क्यों करते हैं? अब मैं एक और आर्टिकल पढ़ रहा था तो थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। यादव जी, आपने अभी कावड़ सेवा की बात की है, क्या आपको डर नहीं लग रहा समाज के लोगों से? क्योंकि जितने बैकवर्ड के लोग हैं वही तो कावड़ सेवा में, जितने दलित लोग हैं वही तो कावड़ सेवा में। ये लोग भटके हुए हैं। इन लोगों को जो सवर्ण हैं, जो यहाँ पे इस समय सत्ता में काबिज हैं, या आरएसएस के लोग कह लो, ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, इन्होंने भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का भय दिखा रखा है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, वाहेगुरु है, तो वो ये कहेंगे कि आप अपना काम छोड़ दीजिए, जो आपकी प्राथमिकताएं हैं। हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि हम अच्छी शिक्षा लें, अच्छा रोजगार की दिशा में जाएं या अच्छा व्यवसाय करें, और जो हमारा परिवार है और परिवार के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनका हम ईमानदारी से निर्वहन करें, आने वाली पीढ़ी को सही दिशा में लेके जाएं। तो क्या कोई भगवान इस रास्ते से आपको जाने से मना करेगा? कोई भगवान ये कहेगा कि नहीं साहब आप अपना काम ना करो, आप सिर्फ हमारी सेवा करो? ईश्वर ये कहता है कि हमें आप सच्चे मन से याद कीजिए। हमारे पीछे आपको जो है बहुत ज़्यादा ना तो व्रत रखने की ज़रूरत है, फास्टिंग करने की ज़रूरत है, ना हमारे लिए आपको कहीं कावड़ ढोने की ज़रूरत है। ये श्रद्धा का विषय है। हाँ, जो जा सकता है, जैसे पुराने ज़माने में सतयुग और द्वापर और त्रेता युग में क्या होता था कि मनुष्य की जो उम्र है, उम्र के जो पड़ाव हैं, उनको 4 भागों में बांट रखा था। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और उसके बाद वृद्धावस्था। वृद्धावस्था के ये काम हुआ करते थे, ईश्वर का धर्म कर्म करना या लोगों के साथ जो है चैरिटी करना, ये सब काम वृद्धावस्था के हुआ करते थे। लेकिन जो हमारे इस समय मनवादी विचारधारा के लोग हैं, इन लोगों ने क्या किया, जो बहुजन लोग हैं, ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं, जब से संविधान देश में लागू हुआ है, आरक्षण देश में लागू हुआ है और समानता का अधिकार देश में लगाया गया है, पूंजीवाद को खत्म कर दिया गया, जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया गया, तब से ये लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा जो एकाधिकार खत्म हुआ है, इस एकाधिकार को हम दोबारा से पाएं। और ये एकाधिकार कैसे पाया जाएगा? बहुजनों को आप पढ़ने ना दें। बाबा साहब ने क्या कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन यहाँ यादव जी बात एक दूसरी आ रही है। आप सरस्वती पूजा तो भारत में करते हैं, लेकिन उसका फायदा जो अमेरिका उठा रहा है। लक्ष्मी जी की पूजा, आप जो लक्ष्मी जी की पूजा भारत में करते हैं, लेकिन उसका फायदा जापान उठा रहा है। हम उठाएगा,
क्यों उठाएगा? क्योंकि यहाँ का जो ब्रेन है ना, ये बताते हैं इंडियन ब्रेन सबसे शार्प है, लेकिन हम लोग अपने जो युवाओं को उस तरीके की सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर रहे हैं। हायर स्टडीज में हमारी सरकार उतना फंड नहीं दे रही है, हायर स्टडीज के लिए, रिसर्च के लिए फंड नहीं दे रही है। जो ईमानदारी से काम करना चाह रहा है उसकी सरकार मदद नहीं कर रही है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ लूट खसोट हो रही है, जिसको मिल रहा है उसको ज़रूरत से ज़्यादा मिल रहा है। अडानी को देख लीजिए, अडानी आज से 4 साल 5 साल पहले इंडिया के टॉप 20 रईसों में उनकी गिनती नहीं होती है, और आज की डेट में वो एशिया के दूसरे नंबर के रईस हो गए। अंबानी की आमदनी जो है पिछले 5-6 सालों में 200 गुना से ज़्यादा, 200% से ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये सब क्या है? बीजेपी क्या कर रही है कि जो मिडिल क्लास है या जो छोटा व्यापारी है उसको और कमज़ोर करने का काम कर रही है, और जो टॉप 100 पूंजीपति है देश के, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, इनको और मजबूत करने का काम कर रही है। पावर को ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना करके पावर का सेंट्रलाइजेशन। आप टीचर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप पढ़ाते हैं, आपको 10 नंबर। पहले नंबर पे योगी जी को, दूसरे नंबर पे अखिलेश जी को, तीसरे नंबर पे मायावती जी को, और चौथे नंबर पे हम केशव प्रसाद मौर्य को रखते हैं। तो आपके पास में योगीनाथ जी को जैसे अब शासन चल रहा है, कितने नंबर देना चाहेंगे? भाई देखिए, पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि नहीं सर, आप कॉपी चेक कर रहे हैं। नहीं, हाँ, समझना नहीं, माना x की पावर 2 माइनस y की पावर 2, लेकिन उसमें मुझे एक्सप्लेनेशन तो देना पड़ेगा कि मैं इतने नंबर क्यों दे रहा हूँ। नहीं सर, कॉपी चेक कर रहे हैं आप। अगर वही बच्चा सवाल करेगा कि साहब इतने नंबर हमने क्यों दिए, तो उसमें 2-4 बातें तो हमें बताने का नहीं सर, उसमें है ना सर, आपको अपने बच्चों के भी तो रोटी कमानी है, जितनी कॉपी ज्यादा चेक कर दोगे उतने पैसे ज्यादा मिलेगा ना। मैं नोट कमाने के लिए शिक्षा में नहीं आया था, और भाई हमारा कुछ उद्देश्य था कि देश के युवाओं को जागरूक करना है। तो चलो नंबरों वाली बात रही, तो योगी आदित्यनाथ जी शिक्षा, रोजगार, बढ़ती हुई महंगाई और महिला सुरक्षा, इन चारों मुद्दों पे फेल रहे हैं, जिन मुद्दों पे ये सरकार बनाने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी ने। तो नंबर तो यहाँ मिलेंगे नहीं, आप कह लो जीरो देंगे, जीरो, बिल्कुल जीरो, क्योंकि ये जो 4 मुद्दे हैं, इन चारों मुद्दे में मौजूदा सरकार फेल हुई है। अखिलेश जी ने शिक्षा के मामले में बहुत अच्छा काम किया, रोजगार के मामले में बहुत अच्छा काम किया, इवन बेरोजगारी भत्ता भी दिया, ठीक है। महिला सुरक्षा के मामले में बहुत अच्छा काम किया था, डायल 1090 दिया था। तो मैं अखिलेश जी को 8 नंबर दूंगा 10 में से। 10 में से 8 जी। मायावती जी को? मायावती जी के टाइम पे भी शिक्षा में बहुत अच्छा काम हुआ, शासन प्रशासन दुरुस्त था, और उन्होंने महंगाई को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखा। क्राइम रेट बहन जी के टाइम पे कम हुआ, तो मैं उनको भी 8 नंबर दूंगा। क्योंकि आपने क्राइम रेट की बात करी तो उनके 9 नंबर बनते हैं, तो 1 नंबर की तो आप गड़बड़ कर रहे हैं। नहीं, तो कहीं कुछ मुद्दों पे वो अखिलेश जी से कम रही। जब डेवलपमेंट वाला मुद्दा रहा तो उतना डेवलपमेंट बहन जी नहीं कर पाई जितना अखिलेश जी ने किया। अच्छा, तो कहीं दोनों के 8-8 नंबर। हाँ, प्रशासन के मामले में बहन जी को 1 नंबर ज्यादा है, तो डेवलपमेंट के नंबर मामले में अखिलेश जी को 1 नंबर ज्यादा है। तो इस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री कहाँ है सर? पहले जो सरकार बनी है उन्हीं के उससे बनी है सर। तो स्टूल मंत्री है, उन्हें तो स्टूल पे लाके बैठा दिया गया। हाँ। भाई उनके नाम पे सरकार बनाई गई। अमित शाह जी खूब छाती पीट के कहते रहेगी ओबीसी मुख्यमंत्री होगा, ओबीसी मुख्यमंत्री हो गया। केशव जी के नाम पे चुनाव लड़ा गया, केशव जी ने मेहनत की, और वो एक गाना मुझे याद आ रहा, भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। मेहनत करी भौरे ने, केशव प्रसाद मौर्य जी ने, और उसका जो फूल का जो रस निकला, रस ले गए योगी आदित्यनाथ। लेकिन अब योगीनाथ जी उनके बच्चों को भी तो खिला रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। मरता क्या ना करता। अब योगी आदित्यनाथ जी के को भी समझ में आ रहा है कि बिना ओबीसी एससी के वोट के आप सत्ता में नहीं आ सकते, क्योंकि इनकी भागीदारी कितनी है, 10% 15% लोग हैं। जब वोट का टाइम आएगा तो वोट में जो चुनाव जितवाता है वो ओबीसी एससी का आदमी ही जितवाता है। लेकिन अब होना नहीं है, होना हवाना कुछ नहीं है। 4.5 साल हो गए, ओबीसी एससी और माइनॉरिटी के लोगों के लिए बीजेपी ने क्या काम किया? कोई काम नहीं किया, सिर्फ उनके साथ छलावा हुआ है। तो इस बार बीजेपी सत्ता से बाहर रहेगी, और इसी का नतीजा है कि बीजेपी में इस समय अंतरकलह चालू हो चुका है। एक अच्छा, इन तीनों के अलावा एक गठबंधन होने भी जा रहा है यूपी के अंदर, तो उस गठबंधन को कितना नंबर दोगे आप? अभी तो देखते हैं उस गठबंधन का क्या प्रारूप रहेगा, क्या स्वरूप रहेगा, कौन सी पार्टी उसमें रहेगी, और उस गठबंधन को क्या जनाधार मिलेगा। ये अभी आगे 1-2 महीने में थोड़ा सा ये पिक्चर क्लियर होगी।
अभी कहना इसके बारे में बहुत जल्दबाजी होगी। और मुझे ऐसा लग रहा है जो उत्तर प्रदेश का इस बार का चुनाव होगा ये बहुत दिलचस्प चुनाव होने वाला है। अगर कोई कहे कि साहब बीजेपी एक तरफा जीतेगी तो ये चीज़ बीजेपी भूल जाए, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव हुआ है और जो प्रधानी का चुनाव हुआ है, मैं चुनाव की बात कर रहा हूँ, जो खरीद फरोख्त हुई है जिला पंचायत अध्यक्षों वाले में उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो सिर्फ चुनाव हुआ है उसमें मात्र बीजेपी को 20% वोट मिला है। तो बीजेपी को भी इस समय सोचना पड़ेगा कि वो विधानसभा का चुनाव कैसे लड़ें। और आरएसएस के अपने खुद के सर्वे ये कह रहे हैं कि बीजेपी को 90 से 95 सीटें मिलने वाली हैं। और बीजेपी के जो खुद मौजूदा विधायक हैं, 50 से ज़्यादा विधायक, वो इस समय योगी आदित्यनाथ से नाखुश हैं और भारतीय जनता पार्टी से नाखुश हैं। और हो सकता है वो विधायक बगावत कर लें और जो पार्टी, जो अपोजिशन की पार्टी मजबूत हो तो उसमें टूट के चले जाएं। ये भी 1-2 महीने में होने वाला है। सितंबर से अक्टूबर के महीने में पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी और बड़ा ही दिलचस्प जो चुनावी माहौल है वो हमें, मुझे लग रहा है 1-2 महीने बाद देखने को मिलेगा। क्या डॉक्टर साहब आपको लगता है चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का? क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या अड़चन है? चुनाव होगा, बिल्कुल होगा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जब तक देश में तो आप मान रहे हो ना? जब तक देश में लोकतंत्र है चुनाव होगा। बंगाल में भी चुनाव हुआ, वहाँ भी बीजेपी को बाहर का रास्ता देखने को मिला। तमिलनाडु में भी हुआ, केरल में भी हुआ। डॉक्टर साहब आप 7 साल से देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं आप, तो क्या उत्तर प्रदेश के अंदर लोकतंत्र की बात की जा रही है? केंद्र सरकार जो इस समय मौजूदा हालात में है वो लोकतंत्र की बात कर रही है? देखिए, मैं थोड़ा सा और समय लूंगा आपको। इस देश में 2 तरह की विचारधारा है। एक विचारधारा ऐसी है जो कहती है जियो और जीने दो। इस विचारधारा ने इस देश में 40 से 50 साल शासन किया। खुद भी उन्होंने चैन अमन कायम किया। जो प्राइवेट सेक्टर्स थे, PSUs बनाए, गवर्नमेंट सेक्टर्स में उनको लाए, आम जनता के लिए चीज़ों को सर्वसुलभ किया। कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया। फिर कुछ समय मिलीजुली सरकार का आया, उसमें भी ठीक ठाक काम हुआ। BP सिंह साहब की जनता दल की सरकार आई गठबंधन के साथ, उसमें पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया और भी कई काम हुए जो अच्छे काम हुए। अब एक और विचारधारा थी जिसको हम कहते हैं राइटिस्ट विचारधारा या फांसीवादी विचारधारा, सांप्रदायिक विचारधारा। ये विचारधारा हमेशा जो पुरानी सरकारें थी इनमें कमियां निकालती रही थी कि साहब पुरानी जो सरकार है इनमें भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, महिला असुरक्षा है। तो देश की जनता को इस विचारधारा को भी देखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि दोबारा जो मोदी जी चुनाव जीते तो वो ठीक रहा। बीजेपी जो दोबारा चुनाव जीती वो ठीक रहा, क्योंकि अब एक 10 साल का एक समय रहेगा और जनता कंपेयर कर लेगी कि पुरानी वाली जो विचारधारा की सरकार थी वो हमारे देश के लिए ज़्यादा ठीक थी या जो ये सरकार रही है 10 साल। क्योंकि पिछले 5 साल तो मोदी जी, नेहरू जी, गांधी जी, इनके ऊपर निकाल दिया कि भाई नेहरू जी की गलती से ये नहीं हुआ, गांधी जी की गलती से ये नहीं हुआ, राहुल गांधी की गलती से ये हो रहा है या प्रियंका गांधी की गलती से ये हो रहा है, विपक्ष निकम्मा है, विपक्ष हमें काम नहीं करने दे रहा है। अब बताइए अब क्या हो रहा है? जब से दूसरी बार बीजेपी की सरकार आई है तब से ये हर काम आम आदमी के विरोध में कर रहे हैं। जितने भी बिल ला रहे हैं, कृषि कानून से लेके जितने भी कानून ला रहे हैं, ये सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए ला रहे हैं। तो जनता को ये विचारधारा भी देखना बहुत ज़रूरी है। और जब ये 2 साल और 3 साल जब ये देख लेंगे तो जनता खुद निर्धारित कर लेगी कि उनके लिए कौन सी सरकार ज़्यादा ठीक है या कौन सी विचारधारा ज़्यादा ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.